और कल्पना से परे लगता है, पर जो किया वही सही था। जब 2002 में सार्स फैल गया था, तब पूरी दुनिया इससे अनजान थी कि ये वायरस कितना जानलेवा है और कितनी तेजी से फैल सकता है। आज 2019 के नोवेल कोरोना वायरस का तेजी से फैलना भी खतरे की घंटी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वुहान में रहस्यमय वायरस फैल जाने के बारे में 31 दिसंबर 2019 के कुछ ही दिनों बाद चेतावनी दे दी। इसके बाद सभी देशों ने इस वायरस को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी। सिंगापुर में उदाहरण के तौर पर वुहान से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने के लिए एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्क्रीनिंग्स लगा दी गई। इस घटना के बाद चाइनीज और फॉरेनर्स जो अभी चाइना घूम के आए थे, उन पर रोक लगा दी गई। आज लगभग हर खंड के देशों ने इसी तरह के कदम उठाते हुए उनकी सीमाएं चाइना से आने वाले यात्रियों के लिए बंद कर दी हैं, क्योंकि चाइना के बाहर भी ये बीमारी तेजी से बढ़ रही थी। नोवेल कोरोना वायरस के 45,000 से भी ज्यादा कंफर्म्ड केसेस लगभग 25 अलग अलग देशों में और प्रदेशों में पाए गए हैं। वैसे तो कई मुश्किलें हैं, पर सबसे बड़ी मुश्किल ये है दुनिया भर में हो रही यात्रा। क्योंकि पता है, अगर आप ये कहेंगे कि लोगों को चाइना से आने ना दिया जाए, तो फिर भी चाइना के बाहर भी इस बीमारी के शिकार हो चुके लोग हैं और ये लोग अब भी सभी जगह घूम रहे हैं। और इसीलिए खतरा अब भी बना है। जहां बहुत से सामान्य दिखने वाले लोग दुनिया भर में हैं, वहां खतरा दिखाई नहीं देता और उनसे बीमारी की संभावनाएं बनी हुई हैं। अब ये कितना संक्रामक है और फैल सकता है, ये हमें नहीं पता है। सार्स की यादें एशिया के 2 शहरों पर अपना दुख भरा साया छोड़ गई हैं, हांगकांग और सिंगापुर। इन दोनों ने ही मेनलैंड चाइना के बाहर इस बीमारी की सबसे ज्यादा मार झेली है। हांगकांग में 299 जानें गईं और सिंगापुर में 33। पर इस दुख भरे अनुभव ने हम लोगों को ऐसे खतरनाक वायरस से निपटने के लिए और सक्षम बना दिया। हांगकांग वासी कमाल के थे। हांगकांग की नर्स प्रशासकों को पता था कि क्या करना चाहिए। वे हिचकिचाए नहीं, उन्होंने स्कूल्स को बंद किया और हर जगह इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। सिंगापुर में, जहां मुझे ऐसी बीमारियों के बारे में तुरंत पता चल जाता है, हमारे यहाँ हर साल सार्स जैसे वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एनुअल ड्रिल्स होती हैं। हम यहाँ इसकी तैयारी पिछले 16 साल से करते आ रहे हैं और मैं ये कहूंगा कि हम 2019 के नोवेल कोरोना वायरस के लिए तैयार हैं। आप देख सकेंगे कि किताबें और कई सारे प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं। क्या करें अगर ऐसा हुआ तो, क्या करें अगर आप नहीं हो तो, इलाकों की पहचान कैसे की जाए, लोगों को आराम करने के लिए कहाँ रखा जाए, हमें अतिरिक्त कर्मचारी कहाँ से मिल पाएंगे, स्कूलों का क्या होगा जब वो बंद हो जाएंगे, क्या होगा जब कोई काम नहीं करेगा, काम के लिए ज्यादा लोग कहाँ से आ पाएंगे। इन सारे सवालों के जवाब बीमारी फैलने से पहले ही तैयार रखे हैं। डॉक्टर यू चीजियन यूनियन हॉस्पिटल शेंजन के इन्फेक्शियस डिजीजेस डिपार्टमेंट में चीफ फिजिशियन हैं। जब उन्होंने इस रहस्यमय वायरस के बारे में पहली बार सुना तो वो हैरान हो गए। मेरे सहयोगी और मैं ऑफिस में थे और हमने वीचैट पर इस बीमारी के बारे में पढ़ा। हमें पहले आश्चर्य हुआ और उस समय मुझे लगा कि ये कोई मामूली सी बीमारी होगी। हमें लगा नहीं था कि ये इस कदर फैल जाएगी। हम वाकई में इस बीमारी को लेकर बहुत हैरान हो गए। तब उन्होंने अस्पताल में इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई और दूसरे विभागों से सहयोगियों को बतौर वॉलंटियर नियुक्त कर दिया। हाँ, मैं रिस्पांस टीम का सदस्य हूँ। मैं ऑर्गेनाइजर भी हूँ। इस बीमारी से निपटने के लिए सिर्फ छोटे छोटे क्लिनिक्स काफी नहीं रहेंगे, जो सिर्फ बुखार का इलाज करते हैं और छोटी मोटी बीमारियों को देखते हैं। हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स चाहिए। डॉक्टर यू द्वारा एक और इनोवेटिव स्ट्रैटेजी बनाई गई और वो थी टेलीमेडिसिन यूनिट का निर्माण। इसके पीछे कल्पना ये थी कि उन लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देना जो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो बीमार हैं या नहीं। साथ ही साथ अस्पताल के कर्मचारियों का बोझ भी हल्का हो सकता था। हमने जरूरत को देखते हुए एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। ऑनलाइन सर्विस के तहत हम हमारे मरीजों की बेहतर देखभाल कर पाएंगे। कल के एक दिन में ही 1600 लोगों ने हमसे बातचीत की। ये नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मरीजों के लिए बेहतर साबित हो रहा है और इससे लोगों के मन में कोरोना वायरस के बारे में जो भी आशंकाएं हैं, उसे दूर करने में मदद मिल रही है।
क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण के बाद बहुत सारे मरीज अस्पताल में चले आए थे। उनकी जांच कर रहे डॉक्टरों पर भी खामखा दबाव बहुत बढ़ रहा था। मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी और इसी वजह से डॉक्टर भी काफी प्रेशर में थे। इसी हालत को देखकर हमने जल्द से जल्द इस बीमारी के बारे में जानकारी देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। क्योंकि ये तरीका सुविधाजनक था, हम इंटरनेट से या अपने मोबाइल फोन से भी जवाब दे सकते थे, जिससे हम हमारे फोन से कभी भी कहीं भी जवाब दे सकते थे, तब भी जब हमारी छुट्टी हो गई हो या हम खाना खाने गए हो। शाम को हम जब 6 बजे काम से निकल जाते हैं, तब हम घर पर जाकर भी मोबाइल फोन से सवालों के जवाब दे सकते हैं। सच कहें तो आजकल हम रात को 9 से 10 बजे तक काम कर रहे हैं। ऑफिशियल कंसल्टेशन 10 बजे बंद हो जाता है, पर अगर हम फ्री हैं तो हम 10 बजे के बाद आधी रात तक भी जवाब देते रहते हैं, ताकि लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। चो चुए चोंग को असिस्टेंट होने पर गर्व है। इस पीडियाट्रिक नर्स ने वॉलंटियर बन के इमरजेंसी ट्रेनिंग ली, ताकि वो उन मरीजों की देखभाल कर सके जो इस न्यूमोनिया जैसे वायरस से पीड़ित हैं। ट्रेनिंग तो अच्छी है। मैं पीडियाट्रिक्स वार्ड में नर्स हूँ, पर मैंने इस नए तरह के न्यूमोनिया की कम से कम 8 ट्रेनिंग सेशंस किए हैं। मैं नए साल के शुरू होने से पहले से लेके अब तक लगातार इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस ले रही हूँ। मैं बचाव की मेथड्स पर कई बार ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। अस्पताल इन बातों पर ज्यादा ध्यान देता है ताकि हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्ट ना हो। चाइना के जल्द इलाज कराने और रोकथाम के लिए हो रहे लगातार प्रयासों में शामिल है वुहान में बन रहे 2 नए अस्पताल। वो सिर्फ 2 हफ्तों में बनकर तैयार हुए। अधिकारियों ने हजारों कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को चाइनीज न्यू ईयर की छुट्टी पर से वापस बुला लिया। तनख्वाह दुगनी और तिगनी कर दी गई और वो बिना घड़ी देखे 2 अस्पताल बनाने का काम करने लगे, जिसमें 2500 बेड की व्यवस्था थी। फिर भी कई चुनौतियां थीं। इन सारे रोकथाम के लिए किए जा रहे कामों के पीछे एक सोच थी, जिसे डॉक्टर्स पिरामिड कहते हैं। पिरामिड के नोक पर वो व्यक्ति होता है जिसे हम सिम्टोमेटिक कहते हैं, और फिर पिरामिड के निचले हिस्से में वो लोग होते हैं जिन्हें हम यूं कहिए लेस सिम्टोमेटिक कहते हैं, और फिर आपके पास ये बहुत बड़ा हिस्सा पिरामिड के तल में एसिम्टोमेटिक का होता है। ये जानने के लिए आप इसे कैसे नियंत्रित करेंगे, आपको पिरामिड कितना बड़ा है ये जानना जरूरी है। पर यदि आप अगर आइसबर्ग के ऊपरी नोक पर ध्यान दे रहे हैं तो आप जो उसके नीचे है उससे धोखा खा सकते हैं। मेडिकल साइंस से हमें ये शिक्षा मिली है कि कम साधनों के तहत सिर्फ उनका इलाज हो सकता है जो बहुत ही बीमार हैं। जो बहुत ही बीमार हैं और अस्पतालों में भर्ती हो गए हैं, वो असल में पिरामिड के नोक पर हैं, और हम फिलहाल यही 10-20% पेशेंट्स को देख रहे हैं, और बाकी के 80% को हम देख भी नहीं रहे, इलाज नहीं कर रहे, हम उन्हें अलग नहीं रख रहे। उल्टा हम उन्हें वापस भीड़ में भेज रहे हैं, जहां वो औरों को फिर से संक्रमित कर सकते हैं, जो बहुत ही चिंताजनक है। जो हम देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा पिरामिड का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है जो आसानी से दिख रहे हिस्से से 40 गुना बड़ा हो सकता है। ये सभी वायरस फैलाने वाली चलती फिरती दुकान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नोवेल कोरोना वायरस को ग्लोबल इमरजेंसी मान लेने के बाद देश के अंदर तेजी से प्रतिक्रियाएं आने लगीं। वुहान आने और जाने वाली सभी उड़ानें और बड़ा हुबे इलाका बंद कर दिया गया, और लोगों को भी चाइना में जरूरत न होने पर यात्रा न करने की सलाह दी गई। इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, टर्की और यूएस जैसे देशों में अपने अपने नागरिकों को वुहान से वापस लाने की होड़ मच गई, क्योंकि चाइना इस बीमारी को काबू में लाने के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा था। क्या चाइना को इस बीमारी के लिए दोषी ठहराना सही होगा? 2003 के सार्स महामारी के दौरान भी सरकारों को 4 महीने लग गए दुनिया को इस संकट के भयानक रूप के बारे में बताने के लिए। बाद में उन पर जानकारी रोकने और छिपाने के आरोप भी लगे। अभी आए संक्रमण में भी सरकारों को ये जानकारी देने में लगभग 1 महीना लगा, जबकि पहला केस 8 दिसंबर 2019 में ही दर्ज हुआ था।
12 जनवरी तक चाइनीज साइंटिस्ट्स ने इस वायरस को नोवेल कोरोना वायरस का नाम दे दिया था, जो सार्स जैसा लगता है। तब से सरकार की तरफ से इसके नियंत्रण और इसे फैलने से रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। चाइनीज सरकार ने अंदरूनी आवाजाही पर रोक लगा दी। चाइना के अंदर और बाहर जाना बिल्कुल नामुमकिन है और इस वजह से लोगों की भीड़ पर काबू पा लिया गया है, जिससे कम से कम बीमारी फैलेगी नहीं। और साथ ही साथ चाइनीज सरकार ने न्यू ईयर की छुट्टियों का समय भी बढ़ा दिया है और इन सब चीजों की वजह से थोड़ी सी आशाएं बढ़ गई हैं। कुछ अच्छी घटनाएं हैं जहां चाइनीज गवर्नमेंट ने कुछ ठोस उपाय निकाले हैं। मुझे लगता है हमें समस्या की जड़ तक जाना होगा। जो भी उभर रही है या जो बीमारी फैल रही है, इसकी परिस्थिति को समझना होगा और किस हालात में ये वायरस इंसानों से आगे निकल गया, ये भी समझना होगा। आखिर हमसे कहां गलती हो गई? हम वन्य जीवन और मानवीय समुदाय को साथ लाने की घटना क्यों घटने दे रहे हैं? हमें इससे बचना चाहिए। और जिस तेजी से नोवेल कोरोना वायरस फैल रहा है, वैसे वैसे डर बढ़ रहा है कि जानलेवा पैथोजेंस या वायरसेस बदलेंगे और फैलेंगे और ज्यादा जाने लेने के लिए। नोवेल कोरोना वायरस के पहले केस मिलने से अब तक 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। चाइना के ज्यादातर चहल पहल वाले शहरों के रास्ते ज्यादातर शांत और सुनसान हैं। ऐसा नजारा दिखना अब देश में आम बात हो गई है। जानलेवा कोरोना वायरस के फैलाव के बढ़ते डर ने भीड़ भाड़ भरे इलाकों को भूतिया जगहों में बदल दिया है। बहुत से लोग अपने घर के अंदर छिपकर बैठे हुए हैं। पार्क्स और मनोरंजन की जगहें बंद कर दी गई हैं। मैं हमेशा घर में ही रहती हूँ, ज्यादा बाहर नहीं निकलती। लियो की बातें मानो चाइना के आम लोगों का कहना है। वायरस के फैलने के डर से इन लोगों ने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में घूमना फिरना बंद कर दिया है। सच कहूँ तो मैं बाहर गई ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं। पर मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब मैंने अपनी माँ को फोन लगाया था तो उन्होंने कहा था कि वुहान की भाषा का प्रयोग बीजिंग में ना करें। जब भी मुझे फोन करो तो वुहान की भाषा में बात मत करना, हो सकता है वहाँ से गुजरने वाले लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। वो काफी परेशान है, उसके दोस्त और माता पिता की परिस्थिति देखकर। सभी जगहों से आश्वस्त कर दिए जाने के बावजूद उन्हें ये बात पता है कि वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं जिससे इस बर्बाद कर देने वाले वायरस से अपने आप को बचाया जा सके। मुझे लगता है वो काफी परेशान है, पर माता पिता होने की वजह से वो इस बात को मुझसे जाहिर नहीं कर रहे। मेरी घबराहट और चिंता मेरे दोस्तों के कारण बढ़ जाती है। उनमें से कुछ लोगों की अभी अभी नौकरी लगी होगी और वो जल्दी घर चले गए होंगे, इसलिए वो अभी भी वुहान में ही होंगे, पढ़ाई या काम के सिलसिले में। इस वजह से हमारी बात सीधी और सच्ची होती है। वो मुझे बताते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। वहाँ बहुत ही निराशा और चिंता का माहौल है। वहाँ उन्हें टैक्सी तक नहीं मिल रही। पर मेरे माता पिता की बात करें तो वो हमेशा यही कहते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है, सब सुरक्षित है, मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। पर मैं सच्चाई को अनदेखा नहीं कर सकती। सच्चाई ये है कि डर का माहौल वुहान के हर घर में फैला हुआ है। अधिकारियों के वायरस की रोकथाम के लिए की गई लाख कोशिशों के बावजूद मौत के आंकड़े थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस बीच साइंटिस्ट की टीम वक्त के साथ चल रही इस दौड़ में एक वैक्सीन की खोज कर रही है जो इससे लड़े और बीमारी को फैलने से रोके। क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे जल्दी ही इसकी वैक्सीन बनाई जा सके? अभी आए नोवेल कोरोना वायरस की एक अच्छी बात ये है कि हम हमारे पास उपलब्ध सार्स कोरोना वायरस वैक्सीन के ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं और सभी सिद्धांतों का 2019 नोवेल कोरोना वायरस पर प्रयोग भी कर सकते हैं। उन्हें बस अब इतना ही करना है कि उसे डिजाइन करना है। डिजाइन करना तुलना में आसान है। इसे बढ़ाते समय बताओ कि वैक्सीन वही काम करेगी जिस काम के लिए वो बनी है। फिर इसके हजारों में प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे ताकि ये सभी लोगों को एक बड़ी संख्या में दिया जा सके। पर बुरी खबर ये है
कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक नोवेल कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने और बनाने में महीनों तक लग सकते हैं। वैक्सीन को उपयोग में लाने से पहले इसे कई क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होगा ताकि ये वक्त रहते बीमारी का फैलाव रोकने के काम आए। इसे आसानी से 9 से 12 महीने लग सकते हैं। हालांकि अभी भी वैक्सीन उपलब्ध है, इस समय भी है, पर भारी मात्रा में इसे बनाने के लिए कई महीनों का समय लग सकता है। हम लाखों करोड़ों डोजेस की बात कर रहे हैं, चाइना के, पूरे एशिया के और पूरी दुनिया के लोगों तक आसानी से पहुंचने के लिए, और इसमें समय तो लगेगा ही। इसी बीच आसानी से मिलने वाली वैक्सीन न होने के कारण तुरंत ही बचाव करने वाले उपाय जोर शोर से लागू करने होंगे। चाइना ने तब से अपने लोकप्रिय जानवरों के व्यापार पर रोक लगा दी है जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी से भी लगातार दबाव बढ़ रहा है कि ये रोक हमेशा के लिए कायम कर दी जाए। मुझे लगता है ये कुछ जो सार्स के समय हुआ वैसा ही है, क्योंकि वन्य जीवों के व्यापार को देखिए तो पता है अगर तभी काफी चीजें कर दी गई होती 15 से ज्यादा 17 साल पहले, शायद, जाने दीजिए, हम पीछे तो जा नहीं सकते हैं। इंसान और जानवर साथ साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। इस तरह के वायरस वन्य जीवों में पनपते हैं। आप इंसान और वन्य जीवों को साथ लाने जैसी परिस्थितियां निर्माण करेंगे तो ऐसी स्थितियों में लंबे समय तक ये बात चलती रहेगी, और मुझे लगता है आप समझ ही गए होंगे कि हम नसीब को आजमा रहे हैं। हम वो हर चीज खाते हैं जो उड़ती है, तैरती है या रेंगती है, और जब आप इन प्राणियों को अपने डाइनिंग टेबल पर लाते हैं तब हम उनके साथ वायरस को भी न्योता देते हैं। हो सकता है आप खाना खाते समय ना देख पाते हों क्योंकि वो पकाते समय नष्ट हो जाते हैं, पर खाना बनाते समय खाना पकाने वाला, प्राणी लाने वाला, वो मार्केट जहां से प्राणी बिकते हैं, ये सब इस वायरस के रडार पर आ जाते हैं। हमने बिल्कुल यही देखा जब सार्स 2003 में आया था। 2003 में उन्हें पता चला था कि प्राणी रखने वालों में सार्स का फैलाव हो गया था। असली सार्स आने से पहले ही ये एक तरह से जन्म ले चुका था, जैसे उन्होंने सार्स के लिए रोग प्रतिकार शक्ति बना ली हो। और इसे रोकने का एक उपाय ये है जो चाइना की सरकार ने कर दिया है, वो है वन्य जीवों को खाने में शामिल ना करना। शायद हमें हमारे खान पान के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। पर जैसे जैसे वायरस को काबू में लाने का ये युद्ध बढ़ेगा और भी अनजान सवाल खड़े होंगे जिनके जवाब हमें देने होंगे। उदाहरण के लिए, वायरस कितना जानलेवा है? ये कहाँ पैदा हुआ है? ये कैसे फैलता है? ये बड़ी तेजी से चाइना में फैल रहा कोरोना वायरस क्या भयानक महामारी का रूप ले लेगा? वास्तविकता ये है कि अब तक इस वायरस ने 1200 से भी ज्यादा लोगों की जानें ली हैं। मौत के आंकड़े सार्स को भी पार कर गए हैं। मरने वालों की संख्या और बहुत ही कम समय में पुष्टि किए गए केसेस, इन दोनों ही मामलों में। पर अब भी उम्मीद कायम है कि बुरा वक्त गुजर जाएगा। सवाल सिर्फ ये है कि ये कैसे और कब तक होगा। नोवेल कोरोना वायरस से चल रहे इस युद्ध में जो आमने सामने लड़ रहे हैं, इन्हें बीमारी का खतरा पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, क्योंकि बीमार लोगों की संख्या भी ज्यादा है। फिर भी चो जैसी नर्स को यकीन है कि चाइना बाजी पलट देगा और इस युद्ध में इसकी जीत होगी, आज नहीं तो कल। मुझे यकीन है क्योंकि रोकथाम के पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। फिलहाल हर कोई पब्लिक प्लेस पर जाते वक्त मास्क पहन रहा है, जिसमें अंडरग्राउंड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सुपरमार्केट्स और कम्युनिटीज शामिल हैं। ये वायरस के फैलने को रोक देता है। मुझे लगता है कि ये काफी है और काफी लोग घर पर भी बैठे हैं, अपने आप को अलग रखे हुए हैं। कई पब्लिक प्लेसेस, पार्क्स और मनोरंजन की जगहें बंद हैं। इस नजरिए से देखा जाए तो मुझे काफी यकीन है। वुहान का स्थानिक नागरिक होने के नाते हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और शहर को बंद करने में भी कोई कमी नहीं रखी।
बाकी शहरों में जैसे मैं जानती हूँ कि हेनन में वो महामारी को काबू में लाने में कामयाब हो गए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने रोकथाम के अच्छे उपाय किए हैं। मुझे पूरा भरोसा है और यकीन है कि ये लड़ाई हम हर हाल में जीत कर रहेंगे। आगे चलकर जब हालात ठीक हो जाएंगे तब काफी विचार करना होगा। ऐसा लगता है कि जब तक इंसान जानवरों के करीब आते रहेंगे तब तक भविष्य में ऐसी बीमारी के फैलने के आसार बनते रहेंगे। पिछले दिसंबर में जब से चाइना में इस वायरस ने हड़कंप मचा दिया है, किसी को ये पता नहीं कि ये दौर कब गुजरेगा और हालात काबू में कब आएंगे। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि ये सब जल्द खत्म हो जाए। अगर हालात में सुधार आया तो केसेस की संख्या गिरनी शुरू हो जाएगी, पर मैंने ये देखा नहीं है। इस बारे में तभी बात कर सकते हैं जब ये होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम अब भी केसेस आते हुए देख रहे हैं और साथ ही मौतें भी। पता है ये केसेस भी ज्यादा हैं, इसलिए जब तक ये आंकड़े गिर नहीं जाते हम बता नहीं सकते कि इस इलाके का क्या हाल होगा। ये सब कुछ समय तक चलता रहेगा। हम गिरेंगे, उठेंगे, फिर से चल पड़ेंगे और इस दरमियान हमारे कुछ योद्धा, रिश्तेदार और करीबी लोगों को खो देंगे, पर दुनिया और भी ताकतवर बनकर खड़ी होगी। दुनिया और भी बेहतर बनेगी। हम उन लोगों को याद करेंगे जो ये लड़ाई हार गए और उनकी याद में हम ये परिस्थितियां फिर से दोहराने नहीं देंगे।